there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपनी जो लास्ट क्लास थी इन्वेस्टिगेटर से संबंधित है, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स आया था कि सर हमें प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है इसमें एक थ्योरम है बेज थ्योरम, बेज या बेज थ्योरम। तो बच्चों की कमेंट्स आए थे कि सर हमें बेज थ्योरम पढ़ना है। तो उस कमेंट्स और आपकी जो समस्या थी उससे संबंधित आज ये क्लास हम लेके आए हैं। मैं सुनील कुमार, राजस्थान विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का शोधार्थी। अभी डिटेल से अपन प्रयोग का सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी की क्या जरूरत है। देखिए, आम आदमी अपनी जिंदगी के अंदर चाहे वो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो, हम सभी के जो डेली दिनचर्या के काम होते हैं उनमें हम 3-4 ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं अनिश्चितता को दर्शाते हैं। देखिए, अपन बोलते हैं प्रोबेबली, चांस और पॉसिबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी, चांस, पॉसिबिलिटी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि जो बात हो रही है, जो घटना हो रही है, उसकी निश्चितता नहीं है। देखिए, अभी अपन बात करें बारिश का मौसम है, मैं कहूं आज बारिश हो सकती है, मतलब निश्चित नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और यदि अपन ये बात करें कि आज मेरा दोस्त आ सकता है, तो ये बात है, ये इसमें कहीं ना कहीं अनिश्चितता से जुड़ी हुई है। तो प्रायिकता है वो अनिश्चितता से जुड़ी हुई बात को नंबर्स के रूप में व्यक्त करती है। देखिए, अब अगर ये बात करें कि प्रायिकता है, इसका ओरिजिन क्या है, कहां से इसका उद्गम हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो मैं आपको बताता हूं कि 17वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर, 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में, देखिए जो आरपीएससी और आरएमएसएसबी का एग्जाम का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है, ये कैसे भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। अभी लास्ट में जब मैं एएसओ की क्लासें पढ़ा रहा था तो मैं कोई डेफिनेशंस और ये बेसिक बातें बताता तो बच्चे बोलते कि सर आप तो क्वेश्चन सोल्व करवा दो। हालांकि बाद में जब अपन ने पेपर देखा तो नतीजा आप सबके सामने है। खूब सारे डेफिनेशंस उठाए गए हैं, संगणक के पेपर में उठाए गए हैं, एएसओ के पेपर में उठाए गए हैं। तो इसलिए ऐसी जो छोटी छोटी बेसिक बातें उनको भी अपने को ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने ऐसी बातें इंक्लूड की हैं कि 17वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर जुआगर में जो जुआरी थे, सटोरिये थे, वो जैसे अपन ताश के पत्ते खेलते हैं जुए के अंदर, तो उसमें से ताश का एक पत्ता खींचते हैं या किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको कौन सा कार्ड मिलेगा, तो ऐसी अनिश्चितताएं होती थी। तो उनसे रिलेटेड वो अनुमान लगाते थे। और जो यूरोप के जो जुआरी थे, उन्होंने जुआगर में सबसे पहले इसके बारे में सोचना और अनुमान लगाना प्रारंभ किया कि क्या कोई ऐसी प्रायिकता, ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई नियम हो सकता है जिसके माध्यम से इन अनिश्चितताओं को नंबर्स के रूप में व्यक्त किया जाए। इससे रिलेटेड ये प्रोबेबिलिटी, इसको जेम्स बर्नौली, पास्कल, थॉमस बेज, लाप्लेस, देखिए ऐसे काफी अर्थशास्त्री और गणितज्ञ विद्वानों ने प्रायिकता के बारे में गहन अध्ययन किया और प्रायिकता की अलग अलग थ्योरम दी, जिनके माध्यम से हम प्रायिकता क्या करते हैं, प्रायिकता क्या बताती है कि जो अनिश्चित घटनाओं की अनिश्चितता है उसे नंबर के रूप में व्यक्त करती है, संख्या के रूप में। और ये जो नंबर या वैल्यू है, अनिश्चित घटनाओं की अनिश्चितता का जो नंबर या वैल्यू है उसे हम प्रायिकता कहते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रायिकता की बेसिक बात है कि क्या प्रायिकता है और प्रायिकता कहां से आई। अब देखिए, जो पहले का 17वीं शताब्दी का जो ट्रेंड था वो अब चेंज हो गया है। अब जो प्रोबेबिलिटी है इसका अध्ययन क्षेत्र काफी बड़ा हो गया है। अब प्रोबेबिलिटी जुआगर और सटोरियों तक सीमित नहीं रही है। देखिए, एक मैं परिभाषा बताता हूं आपको, अपने फेमस स्टैटिस्टिशियन हुए क्रोक्सडेल एवं ब्राउन। देखिए, आप एएसओ, कंप्यूटर और पहले जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की एग्जाम हुई थी, इन तीनों में
क्रॉक्सटन एवं क्राउडन की कोई ना कोई किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड परिभाषा पूछी गई है, इसलिए मैंने एक परिभाषा प्रायिकता से रिलेटेड अभी इसमें अपने इस आज के वीडियो में ऐड कर दी है। क्रॉक्सटन और क्राउडन ने कहा कि प्रोबेबिलिटी है इसमें बीमा, जुआ, अर्थशास्त्र और प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इनसे जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। अगर ऐसी परिभाषा है, आप एक बार फिर से सुनो कि जुआ, बीमा, सटोरी और अर्थशास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिकी से संबंधित बहुत से क्षेत्रों का अध्ययन हम प्रायिकता के अंदर करते हैं। अगर ऐसी परिभाषा की बात है तो क्रॉक्सटन एवं क्राउडन की परिभाषा है, आप उसका क्रॉक्सटन एवं क्राउडन आंसर करोगे तो थोड़ा सा आप डेफिनेशंस वगैरह का भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए पुराने जो पहले जो 17वीं शताब्दी में जो ट्रेंड था जुआ में, आज वो बदल गया है। आज प्रायिकता का अर्थ है, प्रायिकता का कहां कहां उपयोग करते हैं, प्रायिकता का क्षेत्र बड़ा हो गया है। देखिए अब हम प्रायिकता का उपयोग कहां कहां करते हैं। निर्णय लेने, देखिए प्रायिकता की बात अनिश्चितता से जुड़ी हुई है। अब जैसे आप क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर उसके 4 विकल्प पढ़ते हो, उनमें से सबसे ज्यादा सटीक जो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है उसका आप चयन करते हो। प्रायिकता भी हमें यही बताती है कि आपके पास जो विकल्प हैं उन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है, ये निर्णय लेने में प्रायिकता हमारी मदद करती है। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने में प्रायिकता हमारी मदद करती है। अब देखिए आप कि अनुसंधान क्षेत्र में, रिसर्च में, और जैसे एक जेंडर का निर्धारण करते हैं, जेंडर डिटर्मिनेशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि जेंडर बॉयज है या गर्ल्स है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, मौसम के निर्धारण में इसमें भी प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। तो अब प्रोबेबिलिटी का क्षेत्र है वो जुआ, सटेगर, इनसे वहीं तक सीमित नहीं रह गया, अब खूब विस्तृत हो गया है। निर्णय लेने में इसका उपयोग करते हैं और अपन पंचवर्षीय योजना या कोई योजना प्लानिंग करते हैं, सरकार भी इसका यूज करती है। अपन प्लानिंग करते हैं तो योजना निर्माण में भी अपन प्रायिकता का उपयोग करते हैं। तो ये प्रायिकता का अध्ययन क्षेत्र है कि प्रायिकता के अंदर कौन कौन सी विषय वस्तु आती है, कहाँ कहाँ प्रायिकता का यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रायिकता पढ़ते हैं अपन, उससे पहले प्रायिकता से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स, कुछ टर्मिनोलॉजी का अध्ययन हम कर लेते हैं ताकि इसे समझने में हमें आसानी रहे। देखिए प्रायिकता के बारे में कुछ टर्म्स हैं। एक्सपेरिमेंट, अपन कोई स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं, कोई सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। अब आपने ये चेक किया, आपने एक सिक्का है उसका टॉस किया, अब टॉस किया तो उसके क्या आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम्स 2 आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 आउटकम्स आएंगे। अब एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उससे रिलेटेड आप ट्रायल करते हो और ट्रायल के जो रिजल्ट हैं, जो आउटकम्स हैं, अगर ये एक्सपेरिमेंट हो गया अपना, अगर ये ट्रायल, ये एक्सपेरिमेंट आपके चांस पे डिपेंड करते हैं, संयोग पे डिपेंड करते हैं, मतलब आपको इवेंट होने से पहले, घटना होने से पहले ये पता नहीं है कि सिक्के से उछालने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब हेड और टेल दोनों के आने की प्रायिकता यदि समान है तो इसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, यदि कोई इवेंट हम करते हैं उसके जो आउटकम्स हैं, यदि वो आउटकम से आने की समान संभावना है तो इसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये अपना एक हो गया। अब देखिए अपन इवेंट कहें, अब देखिए ये जो टोटल आउटकम है, आपने सिक्का उछाला, ट्रायल किया, 2 आउटकम हुए हेड और टेल, इनको हम क्या बोलेंगे, इवेंट। ये घटनाएं थी। अगर अपन एक डाई की बात करें, पासे की बात करें, एक पासा जब उछालते हैं तो उसके 6 फलक होते हैं, 1 से लेके 6 तक कोई फलक आते हैं जब हम पासा उछालते हैं। तो अगर अब ये 1 से लेके 6 तक के जो नंबर हैं, जो ट्रायल हुए हैं अपने, जो आउटकम्स हुए हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, इवेंट। ये अपने इवेंट है। अब देखिए एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर अपन कोई ट्रायल करते हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स की जानकारी लेने के लिए अपन कोई ट्रायल करते हैं तो उस ट्रायल के अंदर जितने भी अपने आउटकम्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब 2 घटनाएं आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। जैसे हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे।
ये जो पासा है अपना, इसके 6 फलक में से कोई एक फलक आएगा, तो ये अपनी एक्सक्लूसिव इवेंट है। बाद में अपन प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ेंगे और इसके बाद इसको एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ेंगे। अब अपन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात करते हैं। देखिए, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे अपन ने एक पासा उछाला, उसके 6 फलक हैं, 6 फलक में से अपन उसको ऑड नंबर और इवन नंबर में डिवाइड करते हैं। जैसे ऑड नंबर में मान लीजिए आप 1, 3, 5 और ये 2, 4 और 6, ये कोई ऑड और इवन नंबर आते हैं। तो अब पासा उछालते हैं तो उसके सम और विषम नंबर आने की प्रायिकता है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, पूर्व प्रायिकता है। अब देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब अपन इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके साथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स और एक्सक्लूसिव इवेंट उससे सॉल्व हो जाएगी, आपके अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, अपने लाप्लेस हैं, लाप्लेस ने एक फॉर्मूला दिया प्रोबेबिलिटी का, जिसे अपन क्लासिकल फॉर्मूला बोलते हैं, जो परंपरागत फॉर्मूला है, शुरुआती फॉर्मूला है, अभी भी उसे अपन फॉलो करते हैं। इन्होंने बताया कि जब कोई घटना होती है तो उससे संबंधित फेवरेबल इवेंट्स और कुल इवेंट्स, उन दोनों का अनुपात प्रायिकता होती है। जैसे मान लीजिए अपने ताश में बाउंड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये बाउंड कार्ड्स क्या है? ये टोटल केसेस हैं, ठीक है। अगर इनमें से अपने को कोई क्वेश्चन निकालना है, जैसे अपने को एक किंग की प्रोबेबिलिटी, कोई एक कलर का कोई पत्ता निकालना है, तो वो अपने क्या हो जाएंगे? फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। और इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? प्रायिकता। तो अब देखिए, प्रायिकता का क्या फॉर्मूला है? ये इनकी लाप्लेस की परिभाषा थी। प्रायिकता का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। ये प्रायिकता का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। ये प्रायिकता का, देखिए एग्जाम में भी आता है, कंप्यूटर के एग्जाम में लास्ट टाइम आया था कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी या तो टोटल इवेंट्स, ये टोटल इवेंट्स और फेवरेबल इवेंट्स, ये टोटल इवेंट्स और फेवरेबल इवेंट्स। अब देखिए ये m+n है, ये टोटल इवेंट्स को बताता है। अब देखिए लाप्लेस ने बताया कि किसी घटना की घटित होने की प्रोबेबिलिटी p और घटित न होने की प्रोबेबिलिटी q। घटना की घटित होने की प्रोबेबिलिटी p और अगर घटना नहीं घटित हो रही तो उसकी प्रोबेबिलिटी q। जैसे अपन सिक्के की बात करें, हेड और टेल, घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और घटित न होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इन्होंने ये कहा कि दोनों का योग है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। ये भी एग्जाम में आने वाली बात है कि किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और न घटित होने की प्रोबेबिलिटी का योग कितना होता है? 1 होता है। p+q का योग 1 होता है। अब ये m+n है, m तो क्या है? घटना की घटने की प्रायिकता, और n है घटना की न घटने की प्रायिकता। तो इसे दोनों फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। और ये लास्ट टाइम में 2013 या 14 में एग्जाम हुआ था, 12 या 13 में कंप्यूटर का सेमिनार का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आप नोट कर सकते हैं एक्स्ट्रा। अब देखिए अपन एक इसकी लिमिट की बात और करते हैं, उसके बाद अपन इसके पीछे के जो टर्मिनोलॉजी के 3 वर्ड्स रह गए थे उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक अनुपात है जो भिन्न या दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है 0 से 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक अनुपात है जिसे भिन्न या दशमलव के रूप में 0 से 1 के बीच में व्यक्त करते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी की लिमिट क्या है? 0 इज लेस देन इक्वल टू p इज लेस देन इक्वल टू z। ये प्रोबेबिलिटी की लिमिट है। प्रोबेबिलिटी है वो 0 से अधिक या 0 के बराबर होती है और 1 या 1 से कम या 1 के बराबर हो सकती है। 0 से 1 के मध्य प्रोबेबिलिटी की लिमिट होती है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसे भी आप अलग से नोट कर सकते हैं।
अब देखिए अपना फॉर्मूला हो गया, इसके बाद अपन एग्जांपल लेते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन एक कॉइन का टॉस करते हैं, तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए अपने को पता है जब अपन टॉस करेंगे तो उसकी टोटल आउटकम्स, टोटल इवेंट्स कितने होंगे, 2 होंगे, हेड और टेल। ठीक है, अपने को निकालनी प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड आने की। अपना फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस, इन दोनों का अनुपात क्या निकलेगा, अपनी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अब देखिए, अब यहां अपना क्या क्वेश्चन था कि सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल आने की प्रायिकता, मतलब हेड आने की प्रायिकता, हेड और टेल 2 इवेंट्स हुए, हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो फेवरेबल 1 है, हेड 1 ही है, 1 आएगा। और टोटल प्रायिकता क्या है, तो ये 1/, तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। अब अपन इसको ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके माध्यम से अपने डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट्स है वो तीनों अपनी क्लियर हो जाए। देखिए अब अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लो ताश के पत्ते हैं अपने पास, 52 पत्ते। कितने कार्ड्स होते हैं ताश में, 52 कार्ड्स। अब देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या बताएंगे, यदि इन पत्तों में से अपन ने एक कार्ड खींचा, कोई एक कार्ड खींचा, ठीक है। अब अपन कहें कि इसके किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए अब टोटल 52 कार्ड्स हैं, इनमें से कितने किंग होते हैं, 4। ताश के पत्ते आप सभी ने देखे हैं, ताश में 4 कलर होते हैं, प्रत्येक कलर में एक एक किंग होता है, तो यहाँ कितने किंग हैं, 4 किंग है। अपने को प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, 4, और टोटल केसेस कितने हैं, 52। तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/30, ये अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि इन 52 पत्तों में से हमने एक पत्ता खींचा, एक कार्ड निकाला, ड्रॉ किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 है, ठीक है। अब अगर ये पत्ता मैं वापस नहीं डालूं उन 52 पत्तों और एक पत्ता और खींचूं, अब मान लीजिए अब मेरे पास कितने हो गए, ये पत्ता खींचने के बाद n = 51 हो गए। एक तो अपने पहले निकाल लिया किंग, अब ये 51 है। अब मैं फिर से एक किंग और निकालने की प्रोबेबिलिटी जानना चाहूं तो क्या करेंगे अपन, अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए अपने, अब 3 किंग बचे अपनी अपने जो टोटल कार्ड्स हैं उनमें 3 किंग बचे। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3 और टोटल केसेस कितने हैं, 51, क्योंकि एक तो अपने पहले खींच लिया। अब देखिए ये घटना, ये बाद वाली घटना है 3/51, ये पहली वाली घटना पे डिपेंड है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर मैं इसको अपन पहले वाली इस पत्ते को, ये जो 1/13 इस पत्ते को इसमें वापस रिप्लेस कर देते तो ये घटना क्या होती है, डिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है। इस चीज को जो अपन ने पहले जो 2 टर्म्स दिए थे कि अपन इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को फॉर्मूले से, एग्जांपल से समझेंगे, वो ये बात है। अगर यही पता, देखिए इसको अपन बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। अगर मैं एक पत्ता खींचूं, फिर उसकी प्रायिकता जानूं, फिर यदि वापस पत्ता उसमें कार्ड्स में डाल दूं और फिर नई प्रायिकता जाने अपन कोई और पत्ता खींचने की, तो वो है विद रिप्लेसमेंट। अगर अपन पत्ता नहीं खींचे, जैसे ये निकाला किंग, 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, अब मैं दोबारा जानना चाहूं तो क्या है, विद आउट रिप्लेसमेंट। ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का अंतर। अब देखिए दोस्तों, अपने को इससे रिलेटेड जो थ्योरम है उनको पढ़ना है, तो उससे पहले अपन थोड़ा सा मैथ्स को भी पढ़ते हैं। मैथ्स के 2 चैप्टर्स में अपन देखेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन से हिंदी में बोलते हैं करंचय, और कॉम्बिनेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं संचय। देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये क्या करते हैं कि अपने पास जो टोटल गुड्स होती हैं उनके अपन
क्लास बनाते हैं या स्क्वायर वर्ग बनाते हैं, ठीक है, जोड़े बनाते हैं, तो उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए अपने पास कोई 4 बुक्स हैं, 4 पुस्तक है, मान लो A B C D, ये 4 पुस्तक है। अब इनके अपने को दो दो के जोड़े बनाने, दो दो के वर्ग बनाने, तो क्रमचय और संचय के द्वारा कैसे बनाएंगे? अब देखिए, क्रमचय है, ये हिंदी के क्रम से साफ, ये क्रम है, ये डिनोट कर रहा है कि इसमें अपने को ऑर्डर को ध्यान में रखना है, ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर के अनुसार होता है। और कॉम्बिनेशन है, इसमें ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा जाता, ये अपन इसमें देखेंगे दोनों में। अब देखिए ABCD का ये जो है अपना, इनके अलग अलग ये 4 गुड्स हैं, इनके अलग अलग क्रमचय और संचय बनाएंगे। तो देखिए, इसका जो संचय बनेगा, संचय में ये अपने पहले देखा कि संचय में ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा जाता। अब देखिए, इसका संचय जैसे मैंने बनाया AB, है ना। अब यहाँ को ऑर्डर को ध्यान में रखना। देखिए, यहाँ क्या बनेंगे, AB और BA, क्योंकि यहाँ ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखिए, यहाँ BC, तो यहाँ इसका अपन बनाया BC और CB, फिर इसका बनाया CD, तो यहाँ हो जाएगा CBDC, फिर यहाँ हो जाएगा AD, तो ADD। इस प्रकार देखो, यहाँ तो क्रम को ध्यान में रखा जाता है, किसमें? परम्यूटेशन या क्रमचय के अंदर। और संचय के अंदर क्या आता है? क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब देखिए, इनसे संबंधित इनमें क्या संबंध है और इनके क्या फॉर्मूले हैं, उनको देखते हैं अपन। ये थोड़ा सा अंतर है इनमें दोनों में, और आगे इनके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि क्रमचय और संचय का प्रयोग प्रोबेबिलिटी में हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हाँ, तो अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले देखते हैं। परम्यूटेशन का होता है NPR, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R और फैक्टोरियल R। अब देखिए, अपने पास 4 वस्तुएं थी, कितनी वस्तुएं थी? N कितने थे? 4, और इनमें से अपने को कितने जोड़े बनाने थे? 2-2 के जोड़े बनाने थे, तो R कितना हो गया अपना? 2। अब देखिए, फॉर्मूले के माध्यम से कैसे निकालते हैं, है ना। अब देखिए, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, ये क्या होगा? NPR। तो कितना आया? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 4 को कैसे लिखते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 का होगा 2 इंटू 1। तो ये देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, और कितने कॉम्बिनेशन, कितने परम्यूटेशन हुए? क्रमचय कितने बने? 12 क्रमचय। और अब देखिए, इसके देखते हैं अपन कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं। अगर 4 बुक्स हैं अपने पास और उनके अपन 2-2 के जोड़े बनाएंगे, तो कितने क्रमचय बनेंगे? 12। और देखिए, NCR, वही अपन N कितना है? 4, और वही R कितने बनाने हैं? 2-2 के ग्रुप, तो 4 अपन 4, 4 माइनस 2, और ये N माइनस R और R। अब देखिए, इसका अपना कितने हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, ये फैक्टोरियल 2 हो गया, तो 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 2 है, तो 2 इंटू 1, तो ये देखिए 2 का 4 है। तो इसके कितने बनेंगे टोटल? 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और 12 कितने बनेंगे? परम्यूटेशन बनेंगे। ये इन दोनों का रिलेशन है। अब देखिए, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं कि कितने परम्यूटेशन बनते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है। तो अपन देखते हैं, दोनों के फॉर्मूले में जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये फैक्टोरियल R है, इसका भाग एक्स्ट्रा जाता है। अब देखिए, दोनों में क्या रिलेशन है। अगर NPR एंड NCR में रिलेशन की बात करें, देखिए, ये एग्जाम में आने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो क्या होगा? देखिए, NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल R, या NPR इज इक्वल टू NCR डॉट फैक्टोरियल R। ये दो इनके क्या है? रिलेशन।
तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये अपने क्रमचय और संचय का अपने बेसिक अध्ययन कर लिया है। अब अपन अपने इतना बेसिक जान लिया है कि अपन प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरम है उनका अध्ययन करें और एग्जाम्पल निकालें। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी की जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनकी अपन बात करते हैं। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लाई, बेस थ्योरम और बर्नौली, जेम्स बर्नौली, ये 4 प्रोबेबिलिटी की थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में हमारे सिलेबस के अंदर बेस थ्योरम है, और कि सर हमें बेस थ्योरम से रिलेटेड इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव टाइप है और अपन इसके बारे में सब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो बेस थ्योरम से रिलेटेड था, लेकिन अभी हमने पहले बेसिक जानकारी कर ली है, और जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन बेस थ्योरम को पढ़ेंगे। अभी आपने आज जो पढ़ा है उससे संबंधित यदि कोई कमेंट्स हो, कोई सुझाव हो, आप तो प्लीज आप हमें कमेंट करें।